आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। देखो, पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या है, तो हर आदमी का अपना अलग अलग क्वालिटी होता है ना। कोई बहुत ही तेज होता है पढ़ने में, तो कोई बहुत ही कमज़ोर भी होता है। तो कहने का मतलब इस टॉपिक में हम लोग अलग अलग प्रकार के पॉपुलेशन के क्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे एज कॉम्पोजिशन के बारे में। हालांकि इसके अंदर ना छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं, जैसे यदि हम आपको याद दिलाना चाहें और आपके बुक में भी है। एज कॉम्पोजिशन इसमें हमारा पहला है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेक्स रेशियो के बारे में। उसके बाद फिर लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ के बाद एडोलसेंट पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में NPP भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग NPP 2000 एंड एडोलसेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर हमारा बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोग एक बार में तो सबको नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसको टॉपिक वाइज हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलो, 2-3 टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास में किया जाए। चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग अपना। सबसे पहला जो हमने कहा आपको एज कॉम्पोजिशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एज कॉम्पोजिशन में क्या खास बात है देखा जाए। एज कॉम्पोजिशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। एज कॉम्पोजिशन का मतलब है कि कंट्री के अंदर अलग अलग एज ग्रुप का लोग रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एज कॉम्पोजिशन। जैसे खास करके देखा जाए तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, कुछ सियाने होते हैं यानी कि जवान होते हैं, कुछ और बड़े जो हो जाते हैं जो कि शादी ब्याह के लायक हो जाता है, फिर बूढ़े लोग होते हैं। कहने का मतलब हमारे कंट्री में अलग अलग एज ग्रुप का लोग रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एज कॉम्पोजिशन, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला चिल्ड्रेन, दूसरा वर्किंग एज। चिल्ड्रेन मतलब जब आप बच्चे होते हैं, जब आप काम नहीं कर रहे होते, केवल आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। वर्किंग एज मतलब जब आप सियाने हो जाते हैं और काम करने लगते हैं, कुछ पैसा कमाने लगते हैं। और लास्ट एज्ड। एज्ड मतलब जब आप काम नहीं करते हैं और पूरी तरीके से आप बूढ़े हो जाते हैं। तो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, चिल्ड्रेन, वर्किंग एज और एज्ड में। तो इन तीनों के बारे में देखते हैं क्या कहा गया है। चिल्ड्रेन का मतलब जिनका उम्र 15 साल से नीचे है। जिनका उम्र 15 साल से नीचे है उनको हम लोग चिल्ड्रेन के कैटेगरी में रखते हैं। इसमें कहा जा रहा है दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, यानी कि जो 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं ये बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव मतलब इनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ये ना ही पैसा कमाते हैं, बेसिकली घर का ये केवल खाना खाते हैं। खाना खाने का मतलब देखो, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल खाना खाते हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये किसी भी प्रकार से आपके कंट्री के कंट्रीब्यूशन में नहीं इनका हिस्सेदारी होता है। क्योंकि ये हिस्सेदारी कब देंगे, जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे, इनका नौकरी लगेगा, रोजगार ये लोग करेंगे, तभी हिस्सेदारी दे सकते हैं। तो क्या ये प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है? फिलहाल अनप्रोडक्टिव, यानी कि इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन कंट्री को बढ़ाने में अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। और ये लोग ज़्यादातर अभी जो है ना अपने पेरेंट्स के पैसों पे ही डिपेंड रहते हैं बेसिकली, ठीक है। कोई भी काम चाहिए तो पैसे पेरेंट्स से आते हैं, तो ये लोग अनप्रोडक्टिव होते हैं। आगे दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। बेसिकली ये पूरी तरीके से हमारे पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं जो बच्चे होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे चिल्ड्रन के बारे में। वर्किंग एज है हमारा कहाँ से कहाँ तक, 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक। तो 59 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो उसको हम लोग वर्किंग एज कहते हैं। मतलब कि ये ऐसे एज होते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं अपने घर के लिए। दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्टिव हैं। क्यों प्रोडक्टिव हैं? क्योंकि पैसा कमाता है, और पैसा कमाने का मतलब है कि आप अपने कंट्री के तरक्की में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। दे कॉम्प्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। तो इसमें बेसिकली कौन आते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन आते हैं जो कि काम करके अपना घर परिवार चलाते हैं। और लास्ट है आपका इसमें एज्ड। एज्ड मतलब जो 59 ईयर से ऊपर के हैं, ठीक है। इसमें वो लोग हैं जो कि बेसिकली काम नहीं करते हैं, जो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं बेसिकली, जिनको अब अपने, हाँ बिल्कुल, जो अनप्रोडक्टिव इसको भी हम लोग कहते हैं क्योंकि अभी काम नहीं करते हैं, और ये ज़्यादातर अपने बाल बच्चों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। देखो होता क्या है एक्चुअली में, कुछ लोग हमारे भारत में ऐसे भी हैं जो कि 59 ईयर्स के बाद भी काम करते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हर आदमी बूढ़े हो जाते हैं, काम छोड़ देते, नहीं। गांव में आप जाओ ना, आपको पता चलेगा 70-70 साल के आदमी काम कर रहे होते हैं,
बूढ़े बूढ़े लोग काम कर रहे होते हैं। मतलब ये प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अनप्रोडक्टिव भी लोग होते हैं इस उम्र में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब आप इसको पूरी तरीके से अनप्रोडक्टिव भी नहीं कह सकते हैं और प्रोडक्टिव भी नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग इसमें काम करते हैं इस उम्र में, कुछ लोग काम नहीं भी कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं। तो फिलहाल आप इसको क्या कह लो, प्रोडक्टिव कह लो, क्योंकि कुछ लोग काम करते भी हैं। दे मे बी वर्किंग बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट। यानी कि ये लोग काम तो करते हैं, लेकिन इनका काम अब उस तरीके से नहीं होता जैसे पहले रिक्रूटमेंट से होता था, मतलब कि बहाली से, कि हाँ भाई इतना वैकेंसी का नौकरी है, चलो फॉर्म भरते हैं और नौकरी लेते हैं। नहीं, इनका बेसिकली जो काम चलता है वो तत्काल पे चलता है। तत्काल मतलब चलो 2 साल के लिए खाली काम है, काम कर लो आके, इस तरीके से होता है। अच्छा, क्या 60 साल की उम्र में आपने कभी देखा है कोई फॉर्म भर के नौकरी लेते हुए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एज लिमिट होता है हर नौकरी का। जैसे आर्मी में जाओगे एज लिमिट है, पुलिस में जाओगे एज लिमिट है, लेकिन क्या 59 ईयर्स में कोई भी आप फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। तो फिर इस उम्र में जो नौकरी मिलता है वो कैसा मिलता है? टेम्पोररी, 2 साल काम है, आगे कर लो फिर चले जाना, इस तरीके काम होता है इसमें। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगला है आपका इसमें सेक्स रेशियो। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक में, उसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्स रेशियो क्या है देखा जाए, सेक्स रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। यानी कि मान लीजिए 1000 बच्चों का जन्म हुआ, और नहीं ऐसे समझो, इसको बेहतर तरीके से समझना है तो इसको ऐसे समझो। मान लीजिए 1000 बच्चों ने जन्म लिया, और 1000 बच्चों में से 400 बच्चे ऐसे थे जो कि फीमेल थी, यानी कि लड़की थी। इसी को कहेंगे सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है 1000 बच्चों में लड़कियों का संख्या कितना है, सिंपल सा। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे सेक्स रेशियो। बात समझ में आ रही है? या फिर इसको ऐसे भी आप समझो कि 1000 मेल के कंपैरिजन में लड़की कितने हैं, उसी को हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, आगे, सेक्स रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन अ सोसाइटी। यानी कि सेक्स रेशियो एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे हम लोग ये पता कर लेते हैं कि सोसाइटी में ज़्यादा मेल का संख्या है या ज़्यादा फीमेल का संख्या है। बेसिकली ये इक्वालिटी को दर्शाता है कि इक्वल कौन है, यानी कि दोनों इक्वल है या फिर अप एंड डाउन है, मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, ये हमको कौन बताता है? सेक्स रेशियो बताता है। जैसे इंडिया का सेक्स रेशियो क्या कहता है कि मेल का संख्या ज़्यादा है, फीमेल का संख्या कम है। ये हमने कैसे पता किया? क्या घर घर जाके हमने पूछा कि आपके यहाँ पे लड़की कितने हैं, लड़के कितने हैं? ये हमने क्या किया? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने बेसिकली इस चीज़ को पता करने के लिए गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो पता करके हम लोगों को दे देती है डाटा। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे सेक्स रेशियो। अगला, फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल केरला हैज अ सेक्स रेशियो ऑफ 1058 फीमेल्स ऑफ एवरी 1000 मेल्स। समझो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। यानी कि केरला में 1000 मेल पे 1058 फीमेल्स हैं। मतलब केरला में ज़्यादा संख्या किसका हुआ? फीमेल का हुआ। तो कहने का मतलब केरला में सेक्स रेशियो कम है, ज़्यादा है? ज़्यादा है, क्योंकि देखो सेक्स रेशियो ना फीमेल के संख्या पे ही निकलता है। यदि कहीं पे फीमेल का संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे सेक्स रेशियो ज़्यादा है, या फिर फीमेल का संख्या कम है तो वहाँ पे सेक्स रेशियो कम है। ठीक है, तो केरला में 1000 मेल के ऊपर 1058 फीमेल्स हैं, तो वहाँ पे सेक्स रेशियो ज़्यादा है। पौंडीचेरी में क्या है भाई? पौंडीचेरी में 1000 फीमेल्स हैं, 1001 फीमेल्स हैं, तो 1000 मेल हैं। मतलब कि 1000 मेल का यदि जन्म हो रहा है तो 1001 फीमेल का जन्म हो जा रहा है, मतलब वहाँ भी सेक्स रेशियो ज़्यादा है। अगला है आपका, वाइल दिल्ली का बात करें तो दिल्ली हैज़ ओनली 821 फीमेल्स ऑफ एवरी 1000 मेल्स। मतलब कि 1000 यदि मेल्स का जन्म हो रहा है तो मात्र 821 फीमेल का ही जन्म हो रहा है, केवल कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से हरियाणा, अच्छा हरियाणा आ गया ना, हरियाणा का ना हमको एक कहानी याद आ गया, अभी आपको हम बताते हैं, पहले देख लो डाटा। हरियाणा हैज 861 फीमेल्स फॉर एवरी 100 मेल्स। मतलब हरियाणा में यदि 1000 मेल जन्म लेते हैं तो फीमेल मात्र 861 ही जन्म ले पाती हैं।
ये हरियाणा का केस हो गया। हरियाणा का ना हमको एक कहानी याद आ गया, न्यूज़ था बेसिकली टीवी में, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, टीवी में न्यूज़ आया था, 2-3 साल पुराना न्यूज़ है। न्यूज़ ये था ना कि हरियाणा में लड़कों को शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। आपको पता है ये बहुत बड़ी समस्या थी हरियाणा में कुछ समय पहले। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं हरियाणा के, उनको ये पता होगा कि हरियाणा में एक समस्या है, मतलब कि हरियाणा में ये आज भी समस्या है कि लड़कों को शादी करने के लिए अपने उम्र का लड़की ही नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे लड़की की संख्या क्या है, बहुत ही कम है। अब तो बहुत कम हो गया है, तो डाटा थोड़ा सा पुराना है हमारे बुक में, अब तो और भी कम हो गया होगा। वहाँ पे ज़्यादातर जो पेरेंट्स वो प्रीफर करते हैं बॉयज़ को, ठीक है। अच्छा एक बात पता है आपको ना, इसके पीछे ना बहुत बड़ा धांधली भी होता था पहले, मतलब कि माँ के कोख में ही बच्चा रहता था और मशीन से पता लगा लिया जाता था कि जो बच्चा कोख में पल रहा है वो बॉय है या गर्ल है। और ज़्यादातर आपको पता है हमारा इंडियन सोसाइटी कैसा है, ज़्यादातर प्रीफर बॉयज़ को करता है कि भाई हमारे घर में बच्चा जन्म कैसा हो, जो हो वो लड़का हो। तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े परिवार क्या करते थे, जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर से जांच करवा के पता कर लेते थे कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़की है, तो उनको माँ के कोख में ही मार दिया जाता था, उनका एबॉर्शन करा दिया जाता था। एबॉर्शन मतलब जन्म ही नहीं होने दिया जाता था उनको, ज़बरदस्ती, कई बार तो ज़बरदस्ती और कई बार तो मेल और फीमेल दोनों का उसमें सहमति भी होता था। तो गवर्नमेंट क्या किया, इसको बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला ना यार यदि ऐसा होता रहा लड़कियों का संख्या तो पूरी तरीके से कम हो जाएगा फिर। और आपको पता है किसी भी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए फीमेल का होना बहुत जरूरी है, और फीमेल ही नहीं होंगे तो जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने देखा ना कि यार यदि ऐसा चलता रहा ना तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे कि इंडिया में फीमेल का संख्या बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए सिस्टम को क्या कर दो, पूरी तरीके से बैन लगा दो। इसलिए आज कोई भी हॉस्पिटल में ये चीज़ नहीं होता है। यदि कहीं पे होता है कि पहले पता लगा लिया जाता है कि मेल है या फीमेल है माँ के कोख में, तो उस यदि पता लग गया गवर्नमेंट को तो बहुत भयंकर सजा मिलता है उसको, एकदम केस होता है, जेल में चल जाता है, बहुत बड़ा एकदम फाइन भी उसमें लगता है, जेल भी होता है, बहुत बड़ा उसमें प्रावधान है गवर्नमेंट का। तो ये ठीक कानून लगाया, बहुत अच्छा था, ये होना भी चाहिए था। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ डाटा है सेक्स रेशियो के बारे में। अगला है आपका लिटरेसी रेट्स के बारे में, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करते हैं, नहीं तो फिर हमारा क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्लास हमारा होगा लिटरेसी रेट के बारे में, इसको आप याद रखेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।